तो प्रेजेंटेशन आप देखो, जो भी हमने बात की। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, what has been given in the question that D is parallel to AC, DE is parallel to AC। तो यहाँ आपने लगाया बीपीटी का कंसेप्ट। भाई अगर एक साइड देखो, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है ना, तो आपने बीपीटी में यही पढ़ा था जैसे कि एक ट्राइंगल एबीसी है, और अगर कोई भी लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है वो दोनों ही साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। इट मींस बीडी अपॉन डीए। तो आपने कहा बीडी अपॉन डीए या एडी इक्वल टू क्या होगा, बीई अपॉन ईसी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया यूजिंग बीपीटी, लिखना प्रॉपर है। फिर आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी ई, ये हो गया ए बी, ए बी, ए बी ई, व्हाट डीएफ इज पैरेलल टू ए, ये आपका डीएफ, और ये आपका क्या है, ए, डीएफ इज पैरेलल टू ए। ठीक है, अगेन बाय बीपीटी आपने कहा बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए या एडी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ, दैट इज इक्वेशन 2। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन बीडी अपॉन एडी is equal to BE upon EC, that is first equation. By second equation BD upon AD is equal to BF upon FE, that is second equation. So from 1 and 2 right hand side will be equal, ये आपको प्रूव करना था। हो गया क्लियर क्वेश्चन, चले आगे। ठीक है, now next question is आपको ये कहा जा रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग सेम सेंटर। जैसे अगर मैं यहां बनाऊं, ये एक हो गया सर्कल आपका, दिस इज अनदर सर्कल। ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, तो ये हमने कोड ले ली जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेंटर, कॉमन सेंटर होगा दोनों का। कैन आई से दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना वो देखो क्या फाइंड करना, और क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन रेडियाई 5। तो लार्जर सर्कल की रेडियाई कितनी होगी, 5। कितनी होगी, 5। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये क्लियर। स्मॉलर सर्कल की रेडियाई ये हो गई, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द लार्जर कोड, जैसे ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको ले लो आप सी। आपको फाइंड करना है एसी, आपको क्या फाइंड करना है, एसी। यहां तक कोई भी डाउट है तो भैया पूछ सकते हो। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, वी नो दैट ये जो रेडियस है, जो रेडियस होती है वो क्या करती है, टेंजेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सॉरी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बट रेडियस जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। समहाउ अगर मैं एबी की वैल्यू फाइंड करूं, समहाउ अगर मैं इस एबी की वैल्यू फाइंड कर देता हूं तो एसी आ जाएगा, बिकॉज जो एसी है मेरा वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, एबी। अब देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एबी स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, इक्वल टू ओ ए स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। 25 माइनस 9 16, तो ये आ गया भैया 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये हो गया 4। अब एसी होगा ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू 4 तो कितना आना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? हाँ जी, रीजन बता रहा हूँ दीदी। पहले तो आप इसके लिए कहोगे कि भाई जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। दूसरा रीजन ये होगा कि जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इसके बाइसेक्ट का पूछ रहे हो ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। फिर आप कोड को लेके बात करो, क्योंकि ये जो एसी है वो लार्जर सर्कल की कोड है। मैं एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपने क्या कहा, let O be the center of the concentric circle of radii 5 and 3 centimeter respectively।
एंड देन लेट ए बी अ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट सी। फिर आपने कहा अगर ऐसा है तो एपी किसके इक्वल होगा, एपी ये आपका एपी है, किसके इक्वल होगा, पीबी के, और ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो ओपी परपेंडिकुलर एपी होगा तो इसका आप क्या रीजन लिखोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पहले बताओ ये क्लियर। एपी इक्वल टू पीबी, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। और ये रीजन आपको लिख के भी आना है प्रॉपर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 4 आ गया, एपी आपका जो भी आया इसको आपने ये आगा आंसर आ गया 8। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक इसको भी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक के साथ करोगे तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी है, और ये भी क्या हो गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर की भी बात करूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैन आई से दैट अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ए आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, और बी आपका साइन थीटा है। यहाँ आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तब आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये वैल्यू तो होगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है आपकी ये आपकी होनी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, इट विल बी इक्वल टू 49/64। गुड आउट, क्लियर है। ये आपका आंसर आएगा 49/64। तो आप देख सकते हो क्या आंसर आएगा 49/60। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे आ जाओ जी। फिर द क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूछा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, क्वाड्रेंट है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। तो क्या हो गया πr/2, पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर की वैल्यू क्या 40/2, तो इंटू 1/2 कर दो, 7 2 जा 40, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए 22। तो यू कैन सी दैट जो 25 है आपका, का आंसर कितना आ गया आपका, पेरीमीटर इक्वल टू, ये कितने जोड़ दिए इसने, सर्कल का तो पूछा था। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो भैया ये क्या क्या बना दिया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो देखो ये आपका सर्कल है, सही है, ठीक है। तभी कहते हैं ना ज्यादा जोश में नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम से। ये देखो पेरीमीटर होते पूरी बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होती है पूरी बाउंड्री। अब देखो क्वाड्रेंट को मैं शेड कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये आपका क्वाड्रेंट है, मानते हो, ठीक है। ये भी है क्वाड्रेंट, ये भी है ना क्वाड्रेंट। आप अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो सर्कमफ्रेंस है, और ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पाई आर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये रेडियस और ये रेडियस, तभी तो सारी बाउंड्री आएगी। तो आदत पड़ गई ना सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr 1/4, समझ में आ गया। तो थोड़ा ध्यान से, तो 1/4 पाई आर, बेसिक बेसिक को बिल्कुल हलवा बना के रखा हो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 1/4 पाई आर, तो भैया ये हो गया 1/4 × 22, ये तो अभी हमने निकाला था, कितना आया था 22 आया था।
प्लस में आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो 22 प्लस 2r, आर की वैल्यू 14 है, तो 22 प्लस 28, 28 में 22 जोड़ दो, ये आ जाएगा 50। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? ठीक है, क्यों ऐसा किया? सारी बाउंड्री होती है पेरीमीटर। आगे आ जाओ जी, और वाला पार्ट क्या कहता है हमारा? और वाला पार्ट है आपका फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of the two circle of radii 24 centimeter and 7 centimeter। आपको क्या निकालना है? डायमीटर। आपको क्या गिवन है? एरिया। तो जो आपका ये सर्कल है इसका एरिया मान लो ए, और जिसका रेडियाई 24 है इसका एरिया ले लेते हैं A1, और जिसका एरिया 7 है इसका एरिया ले लेते हैं A2। तो इस डायमीटर, जिसका आपको डायमीटर निकालना है उसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है कि नहीं है? है। ठीक है, इसका आप रेडियस मान लो कैपिटल आर, तो इसका डायमीटर क्या होगा? 2r। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो यही लिखूंगा ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इसका ले लो पाई r1 स्क्वायर, इसका ले लो पाई r2 स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब है ये 24 हो गया r1 और ये हो गया r2। यस और नो? ओके, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो r1, r1 कितना 24, तो 24 का स्क्वायर कर दो, और r2 कितना आपका 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर 576, पाई से पाई तो ये उड़ा दो, r स्क्वायर ये हो गया 576 प्लस हो गया 49, आई थिंक ये हो गया 625, ये किसका स्क्वायर हो गया 25 का, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, तो कैपिटल आर कितना 25। अब ये तो क्या रेडियस आ गया, हमें निकालना डायमीटर। डायमीटर क्या है 2 × 25, तो ये आना चाहिए आपका 50 सेंटीमीटर। हाँ थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है तो यहाँ से ना, ये भी जोश वाला काम नहीं भैया, ये 50 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 50 आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। तो यहाँ क्या आपका हो गया, सेक्शन बी खत्म। अब हम आते हैं सेक्शन सी में। प्रूव दैट √5, अभी आपको चैप्टर 1 की रिवीजन सीरीज में बताया था ये, तो मैंने कहा था भैया ये क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके, तब भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये लिखवाया था आपको। ठीक है, तो कैसे किया था देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल है तो किसके इक्वल होगा? a/b, जहाँ a और b क्या होता है? कोप्राइम, मींस इनका जो HCF होगा वो 1 के इक्वल होगा। यस और नो? ये क्लियर? ठीक है, अब आपने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, किसका इक्वेशन बनता है? यही करते हैं। तो √5 का स्क्वायर करोगे, जब आप √5 का स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, और a/b का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a², दैट इज इक्वेशन 2। ये क्लियर? ठीक है, अब देखो, तो कहने से b² इज इक्वल टू a²/5। अब इसका मतलब क्या, मैथमेटिकली इसको कैसे स्टडी किया जाता है कि 5 जो है वो a² को अगर डिवाइड करे तो 5 a को भी डिवाइड करे। अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 × 5 लिखोगे तो 5 से 5 कट रहा है ना। ठीक है, इसका रीजन कैसे लिखोगे ये भी मैंने बताया था आपको। जब आप रीजन लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, दिस विल बी द रीजन, और प्रॉपरली सब कुछ लिख के आना है आपको प्रेजेंटेशन में कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, 5 है ना प्राइम नंबर, एंड इफ p मींस 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये रीजन देना आपको। ये क्लियर हो गया? अब देखो 5 डिवाइड कर रहा है तो किसी भी मल्टीपल ऑफ 5 को तो कहना है सीधा लेट a इक्वल टू 5c। अगर वहां पे 3 डिवाइड कर रहा होता तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं? 3c। 7 डिवाइड कर रहा होता तो आप लिखते हैं a इक्वल टू 7c। ये क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3, जहां c कोई भी इंटीजर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो समझ में आया क्यों लिखा है ऐसे? आप जैसे 25 है, 25 को लिख सकता हूँ ना 5 × 5। 100 है, 100 को लिख सकता हूँ 5 × 20। तो a कुछ भी होगा मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने तो ये हो गया a² इक्वल टू 25c²। पहले बताओ ये क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली थी जहां आपने देखा था कि a² किसके इक्वल था? 5b² के।
ए स्क्वायर किसके इक्वल था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये देखो, इन नॉट फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो आपने ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 5b स्क्वायर से, ए स्क्वायर को आपने, हाँ 2 ही लिखा हुआ है, यूजिंग इक्वेशन 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये क्लियर। अब देखो अगेन, 5 5 जा 25, अभी हो गया 5c स्क्वायर, हो गया 5c स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ लेके आ जाओ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5। अब फिर आप उसी तरह से इसको रीड करो मैथमेटिकली, जब इसको मैथमेटिकली रीड करो क्या कहोगे, बी स्क्वायर, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो आपके नंबर है दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, और आपने कहा था वो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था 1, तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन होने का रीजन क्या है कि जो आपने एजम्पशन लिया था वो गलत ले लिया, आपने उसको रैशनल ले लिया था। Our assumption that a and b are co-prime is wrong, hence root 5 is an irrational number। बोलो भाई, हुआ क्वेश्चन क्लियर है या दोबारा बताओ, क्लियर है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसको रीअरेंज करना होता है। सबसे पहली चीज ये, सी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से रीअरेंज करते हो। जब आप इसको रीअरेंज करोगे, जब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो देखो आपने कुछ ऐसा लिखा होगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6 3 जा क्या 18, 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 7 आ जाए, 9 2 जा 18। तो आपने लिखा होगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यस और नो। यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या होगा 3x, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, और यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर होगा 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या होगा 0। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आएगा 2x माइनस 3, और आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ये क्लियर। अब देखो, अगर 2x, अब आप 0 फाइंड करोगे तो 2x माइनस 3 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या 3/2, और 3x प्लस 1 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या -1/3। तो आपका एक 0 तो आ गया अल्फा, दैट इज 3/2, दूसरा 0 आ गया बीटा, दैट इज -1/3। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a मेरा क्या होना चाहिए 6, b आपका क्या होगा -7, सी आपका क्या होगा -3, ये क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 किसके इक्वल होगा -b/, आपकी साइड से अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, ये इक्वल आना चाहिए आपका -b/, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा 6, 2 3 जा 6 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 7/6, भैया ये तो इक्वल आ रहा है। एक पार्ट हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट वेरीफाई कर लेते हैं। जब सेकंड वाला पार्ट वेरीफाई करोगे तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए c/a, अल्फा आपका हो गया 3/2, बीटा आपका हो गया -1/3 इक्वल टू सी, सी आपका कितना है -3, ए आपका 6 है तो -1/2। अब इधर देखो 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल टू -1/2, हो गया वेरीफाई। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। आगे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, A shopkeeper gives book on rent for reading. Okay, she takes a fixed charge. जहां fixed charge आ गया इसको क्या ले लोगे x, क्या ले लोगे x for the first 2 days. Okay, and an additional charge for each day thereafter. तो एडिशनल चार्ज को क्या ले लेंगे हम ₹y, ये हो गया ₹y, ठीक है। लतिका पेड ₹22 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 6 days। सिंपल सी बात है, आपका जो डे चार्ज है उसके हिसाब से इसको डिवाइड करो, 6 को जरा ब्रेक करो, 6 कितना है, पहला क्या 2 days, और फिर ये हो गया 4, 2 + 4, फिर 2 दिन का फिक्स चार्ज तो आपको पता है x है, बाकी हर दिन का एडिशनल चार्ज कितना आपका ₹5 पर डे, तो 4 दिन का कितना पे करोगे 4 भाई, और लतिका ने कितना पे किया 22। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। फिर इसको तोड़ो जरा,
वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक कैट फॉर 4 days। तो कितना हो गया 4 days। 4 days को फिर तोड़ो 2 + 2, तो 2 का तो हो गया फिक्स चार्ज एक्स, पर डे का वाई है उसके बाद, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा वाई, और ये कितना हो गया आपका 16। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सीधे माइनस कर दो, माइनस और माइनस ये कैंसिल, 4y - 2y और 12 - 6 6, तो ये हो गया 6 ही आएगा आपका। तो y की वैल्यू कितनी 3। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट करो, तो ये हो जाएगा x, y की जगह 3 रखोगे 6 = 16, तो x = क्या, तो ये आ गया 10। समझ में आया क्वेश्चन। तो जो फिक्स चार्ज होगा वो आपका क्या होगा 10, और ईच डे का चार्ज होगा ₹3। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद और वाला क्वेश्चन है, और ये तो आप लोगों का जब रिवीजन सीरीज हुआ था आई थिंक आप लोगों ने इस पे डाउट्स में पूछा था, और ये तो आई थिंक आपको भी रट गया होगा, मुझे तो रटा ही हुआ है। देखो क्वेश्चन ऐसा है आपका कि एक पॉइंट ए है, यहाँ से कार चलती है, मान लो कार है, फिर एक पॉइंट बी है, यहाँ से कार चलती है कार बी, ठीक है। दोनों की दोनों कार जो है 5 आवर्स के बाद मीट करती है, जब वो सेम डायरेक्शन पे जाती है, जैसे ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, दोनों आगे की तरफ जा रही है, आगे मीट करेंगी, मान लो वो मीट करेंगी पॉइंट सी पर। अब आपको डिस्टेंस देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस कार की स्पीड आपने ले ली x, इस कार की स्पीड आपने ले ली y, और टाइम क्वेश्चन में गिवन है 5 आवर। तो कार है कितना डिस्टेंस कवर करेगी अप टू पॉइंट सी, 5x। कार भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5y। अब क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है भैया 100 किलोमीटर। मुझे तो यहां जाना है ना, तो 5x + 5y करके तो पहुंचूंगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा 5x में से 5y को क्या करना होगा माइनस, तब आएगा ये डिस्टेंस। तो इसको ऐसे ना करके कैसे करोगे 5x - 5y = 100, 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा x - y = 20। पहली क्वेश्चन समझ में आ रही है। दूसरी पर आते हैं। दूसरी पर ये कहा जा रहा है आपको, अब ये जो कार है आपकी, ये होगी जो पॉइंट कार है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और कार भी जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब दोनों अपोजिट आ रही है और दोनों मीट करती है 1 आवर। तो जिसकी स्पीड x है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी x, जिसकी स्पीड y है वो y 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी y। तो दोनों को मिला के ये a और b का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना है 100। तो ये समझ में आ रहा है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये कैंसिल, ये हो गया 2x = 120, तो x की वैल्यू कितनी है 60, तो कार एक की स्पीड तो आएगी 60, यहाँ पे 60 पुट कर दो, तो 60 - y = 20, तो -y = -40, y की वैल्यू कितनी है 40, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये इसमें कोई खास प्रेजेंटेशन है नहीं, तो मैं सीधा ही करवा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन। ये आ गया प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन। आपको ये कहा गया है इन द फिगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 है, और मैं जो सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी वहां भी आपको करवाया था, और अभी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है वहां भी ये क्वेश्चन करवा चुका। इन द फिगर पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या कहा गया आपको, पी क्यू एक कोड है, ये जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से ये लाइन आपको दिखाई दे रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि देखो ये सेंटर से जो लाइन आ रही है वो एक रेडियस है ना, यहाँ पर रेडियस जो है किसी भी कोड को परपेंडिकुलरली क्या करती है बाइसेक्ट कर। तो इट मीन्स पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये 4 होगा और ये वाला पार्ट भी 4 होना चाहिए और ये 90 डिग्री होगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। टेंजेंट एट पी एंड क्यू, टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ये एट ए पॉइंट टी फाइंड द लेंथ टी, आपको टीपी फाइंड करना, तो इसको आप एक्स ले, क्या ले लो एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया आपने, ओटी को ज्वाइन कर दिया, ओ से टी को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। और अगर आई थिंक क्वेश्चन में आपको गिवन है
कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर गिवन है तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, उसे खुद ही ज्वाइन करके दे दिया आपको, ठीक है। तो ये नहीं लिखोगे, सीधा कहां से स्टार्ट करोगे प्रूफ से। आप कहोगे लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स, ये क्लियर। लेट टी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये भी क्लियर। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये मानते हो। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, वो इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो, तो टीपीक्यू क्या हो गया आपका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और टी आर जो है आपका, टी आर ये हमने थ्योरम में भी प्रूव किया था कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, मींस अगर ये एंगल 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तो टी आर यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ कैन आई से दैट एंगल पी आर, देखो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस जो होती है वो कोड को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये क्लियर हो गया, रेडियस क्या करती है, कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4, ये वाला पार्ट 4 हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 90 होगा, होगा। और एंगल पी आर ओ, पी आर ओ, देखो पी आर टी ये भी 90 और ये भी 90, ये समझ में आ रही है बात। ये दोनों ही एंगल आपके क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये दोनों ही एंगल आपके क्या हो गए, 90 डिग्री। फिर आपने, अब देखो इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ, पी आर ओ है ना राइट ट्राइंगल, अभी आपने कहा कि ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका जो स्क्वायर है, किसका, ओपी का, ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यस और नो। ओपी कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस ये कितना था हमारा 4 था, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब देखो 25 माइनस 16 कितना होगा 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ओ आर कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना हो गया 3, यस और नो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ओ पी टी, ये देखो इन ट्राइंगल ओ पी टी, ये ओ पी और टी, ये क्लियर, ठीक है। एंड ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ये देखो ओ आर पी, ये मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ आपको, ओ आर पी, ये क्लियर हो गया। कैन आई से दैट एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, देखो पी ओ आर ये वाला, दोनों में देखो रेड और ब्लू शेड आ रहा है ना, तो ये एंगल कॉमन हुआ फिर, मीन्स एंगल पी ओ आर इसके लिए हो गया पी ओ आर, ब्लू वाले के लिए और रेड वाले के लिए इसी एंगल को कहोगे पी ओ टी, कॉमन एंगल है। और एंगल ओ आर पी, देखो ओ आर पी, तो इसको मैं ओ आर पी कह रहा हूं, ये है 90, इक्वल टू ओ पी टी, ओ पी टी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी 90। तो रेड और इसमें दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये सिमिलर हो गया। और सिमिलर जो होते हैं आपके इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो आपने कहा ओपी, देखो ये आपका हो गया ओपी। पहले मुझे बताओ ये वाला जो ट्राइंगल है ये, इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ये हो गया पी आर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका बेस, यस और नो, ठीक है। इसी तरह से आप रेड वाले ट्राइंगल पर आ जाओ, ये रेड वाले ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस। कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं ना। अगर मैं कह रहा हूँ ओपीडी, देखो ओपीटी, ओपीटी है आपका रेड वाला, और ओआरपी जो है आपका वो कौन सा ट्राइंगल है, ओ आर, ब्लू वाला। ये कौन सा है आपका, ब्लू वाला। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, रेड वाले के लिए जो ओपी है वो क्या है, बेस है। तो ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए बेस बताओ क्या है, रेड वाले ट्राइंगल के लिए ओपी बेस है कि नहीं है, है ना। तो ब्लू वाले का बेस क्या है, ओ आर, तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बेस के साथ बेस, रेड वाले ट्राइंगल के लिए जो पीटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ब्लू वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी आर, तो ये समझ में आ गया। रेड वाले के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है आपका, ओटी, ये समझ में आ रहा है। तो ब्लू वाले के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्या आएगा आपका ओपी आएगा, क्या आएगा ओपी, यहाँ पर क्या आएगा आपका ओ। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो मैं आगे, ये देखो लिखा भी हुआ आगे हो,
ठीक है। अब देखो, अब जब आप वैल्यूएशंस पुट करोगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये है ओपी। ओपी कितना है आपका? ओपी 5। तो जहां ओपी है वहां आपने लिखा 5, यस और नो। ओ आर, ओ आर देखो कितना आपका, अभी आपने निकाला था, आई थिंक 3 आया था, तो यहाँ आपका कितना हो गया? 3। ये क्लियर। पीटी, पीटी तो फाइंड ही करना है, एक्स है, तो यहाँ पर आपने लिखा है एक्स। पी आर, पी आर ये आपका बाइसेट होके कितना हो गया था? 4, तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? होगी 20/3। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्लियर? ठीक है। हाँ जी। टीपी की क्यों लिखा? टी आर इज द ऑल्टीट्यूड दीदी, टी आर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल टी, ये कहा गया है। हाँ जी। हाँ तो ये बाइसेट कर रहा है ना, ये इसको बाइसेट कर रहा है इस एंगल को। अगर आपको इतना कुछ नहीं भी लिखना है तो सिंपल सी बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करो, इतना कुछ करने का अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो भैया आपने क्या किया, ये समझ में आ गया 4 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 3 हो गया। इतना करने के बाद सीधा आप लिखो कि भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, दैट्स इट। सिमिलरिटी प्रूव कर दी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाया और सीधा क्वेश्चन खत्म। एक्चुअली दो मेथड से होता है, दोनों मेथड के लिए, उस मेथड के लिए आपको इस चीज, ये सब चीजें वो करनी होती है, आपको कुछ नहीं करना। पहले आप ये लिखो, ये लिखा आपने, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ आ जाओ, ये बस दैट्स इट। अब क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज, आपको प्रूव करना है ये चीज इसके इक्वल होगी। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो देखो इसको कैसे आप लोगे इस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा को ले सकते हो आप 1/tan थीटा, समझ में आ रही है बात? कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा। यहाँ पे फिर कॉट थीटा को क्या लिखा? 1/tan थीटा में, सारा आपने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर राइट हैंड साइड में चाहो तो राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करने को कह रहा है? 1 + sec थीटा cos थीटा। आपने सॉल्व कैसे किया भैया? कोट को भी आपको पता, मैं 10 में लिख सकता हूँ 1/tan। तो पहले आपने सारा का सारा किस में कन्वर्ट कर दिया? 10 में। ये क्लियर हो गया? अब देखो इधर मुझे ये बात बताओ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो तो ये क्या होगा? ये होगा आपका tan थीटा अपॉन, यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? tan थीटा। tan थीटा को 1 से करोगे तो क्या आएगा? tan थीटा -1 आएगा, नहीं आएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? इसी तरह से इसमें आ जाओ, ये होगा आपका 1/tan थीटा और ये हो गया आपका 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा। अब ये डिनोमिनेटर है ना, तो इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। ये समझ में आ गया? अब एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने क्या किया, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? tan थीटा -1। ये माइनस इस प्लस के साथ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये जो माइनस है न्यूमरेटर में जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये समझ में आ रहा है? मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1। फिर मैंने लिखा +1/tan थीटा, विद इन ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लिया और ये हो गया tan थीटा -1। ये क्लियर? फिर इस माइनस को जैसे आप बाहर लेके जाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अपॉन में हो जाएगा 1/tan थीटा अपॉन tan थीटा -1। बोलो भाई क्लियर हुआ? ठीक है। अब जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एक तो ये आएगा tan थीटा और कॉमन वाला पार्ट एक बार लिखा जाता है, यही होता है ना एलसीएम में, ये ऐसे हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करो, देखो
ये और ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो ये वैल्यू ऐसे आई है। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप ये कहोगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? अब जो ए है आपका उसकी जगह लिखो tan थीटा, जो बी है आपका उसकी जगह लिखो 1, तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी क्या हो जाएगा tan थीटा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अपॉन में जो होता है एज इट इज लिख दो, tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। बोलो भाई क्लियर हुआ? तो ये वैल्यू समझ में आ गई आपको कैसे आई? अब ये उड़ गया तो क्या रह गया, जैसे आप इसको उड़ा दोगे, ये भैया एरर है यहाँ पे, ये क्यूब नहीं होता, ये स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये होता है आपका स्क्वायर, ये भी क्या होगा? स्क्वायर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलूँ मैं आगे? ठीक है। तो ये सब कटने के बाद ये वैल्यूज बच गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, चलो जी आगे। अब देखो, अब इसको अगर मैं जो आपका न्यूमरेटर होता है सेपरेट हो जाता है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा और प्लस 1 बाय tan थीटा लिखोगे ऐसे। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया tan थीटा, ये कैंसिल हो गया क्या हो गया 1, और 1 बाय tan थीटा क्या हो गया sec थीटा। तो आपके पास आ गया 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में जाओ, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में जाओ तो आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस sec थीटा cos थीटा, 1 प्लस sec थीटा cos थीटा, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो, नहीं देखो, 1 प्लस tan थीटा है ना आपका, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हो, और sec थीटा को क्या लिख सकते हो, sec थीटा को क्या लिख सकते हो। अच्छा ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया मैं बताता हूँ। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका, देखो ये कट जाएगा, ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा, ये क्लियर है। प्लस में क्या हो गया tan थीटा बाय tan थीटा, प्लस में क्या हो गया 1 बाय tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको यहाँ से उड़ा ही देता हूँ, ये तो उस पर ध्यान जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो जो प्रूव करना है, ये कट गया तो ये कितना हो गया tan थीटा, ये कैंसिल हो गया कितना हो गया 1 बाय tan थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, ये क्लियर? ठीक है। अब देखो tan थीटा को मैं ले सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें 1 प्लस तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट आई, तो 1 को तो अलग ही कर देते हैं। बाकी क्या बचा, ये sin थीटा बाय cos थीटा और प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका cos थीटा sin थीटा, ये क्लियर? cos थीटा से cos थीटा तो कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा से sin थीटा तो कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, यस और नो? तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा। तो 1 बाय cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और 1 बाय sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। हुआ क्लियर? ठीक है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ये आपको प्रूव, ये। अब और वाला क्वेश्चन भी देख लो। और वाला क्या है आपका, आपको कहा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। तो देखो भैया, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। इसको सॉल्व कर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये क्लियर? ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल होके 1। आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब जो सॉल्व करना ये प्रूव करना है आपको। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, तो tan थीटा का मतलब और cot थीटा का मतलब
अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो यही आएगा। फिर देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर? ये तो हो गया आपका 1। और साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह भी 1 कर दो, तो आंसर कितना आ गया 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है कहानी? ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two number appearing on the top of the dice is 8? तो जरा सैंपल स्पेस बता दो इसमें क्या फेवरेबल होगा। टू डाइस में एक चीज तो क्लियर है आपको कि टोटल केसेस कितने होंगे आपके, टोटल केसेस कितने होंगे 36। सम ऑफ डाई, 1 के साथ तो 8 बनेगा नहीं, किसके साथ बनेगा, 2 के साथ 6 आ सकता है, या 6 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, या 5 के साथ 3 आ सकता है, और 4 के साथ 4 आ सकता है। और कोई केस रह गया? हो गए सारे केसेस। ठीक है, फेवरेबल केस कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इस इवेंट की वो क्या होनी चाहिए 5/36। वेरी गुड आउट। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। अब 13 बनेगा 0, इम्पॉसिबल इवेंट है, बन ही नहीं सकता। तो 0/36 हो गया सेकंड पार्ट में, जो प्रोबेबिलिटी होगी 0। लेस देन और इक्वल टू 12, सम जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन वाले में क्या आ जाएगा, देखो 1 से लेके 16 तक सारे 12, सम 12 होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? लेस देन या इक्वल टू, समझ आ गया? 2 1 से लेके 2 6 तक आएंगे सारे, 3 1 से लेके 3 6 तक आएंगे सारे, 4 1 से लेके 4 6 तक होंगे सारे। ठीक है, 5 1 से लेके 5 6 तक होंगे सारे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और 6 1 से लेके सारे हो गए, चेक कर लो, किसी का भी सम करो 12 हो गया। देखो सबसे बड़ा तो यही होता है, सबसे बड़ा तो यही होता है ना, उसने कहा लेस देन और इक्वल टू 12, तो सारे हो गए ना फेवरेबल। ये आपका क्या, ये श्योर इवेंट है, कुछ भी आएगा यही होगा। हाँ, अगर इक्वल टू नहीं कहता फिर इसको छोड़ देते। तो ये क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 31 ये रजी, फर्स्ट का यही था, सेकंड का ये था, और थर्ड का क्या था आपका 1। और यहाँ क्या आपका है सेक्शन कंप्लीट। राइट, चलो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे।